हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको सारे के सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो रहे हैं और आपको क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए फटाफट से। आप अपनी बुक में वो पेज ओपन करो जहां पर आपको एक्सरसाइज गिवन है। चैप्टर के एंड में जो आपको एक्सरसाइज का पेज गिवन होगा वो आप ओपन कर लो। उसमें से हम 4 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से ही सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक भी ओपन कर लो। जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी वो आपने नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है? 4 क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी। आपने एक केस पढ़ा था, एक टेबल पढ़ा था जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा अलग अलग कंट्रीज को मेजर करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज को डेवलपमेंट के बेसिस पे मेजर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज किया गया था। तो अब वो वही बता रहा है। पहले हमने लास्ट क्लास में केस डिस्कस किया वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग कंट्रीज को किस बेसिस पे कंपेयर किया था? पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। दूसरी तरफ एक यूएनडीपी का डाटा गिवन था। यूएनडीपी ने अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया, किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, वो हमने बताना है। और हमने ये भी बताना है कि यूएनडीपी के द्वारा जो क्राइटेरिया लिया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिए जाने वाले क्राइटेरिया से कितना डिफरेंट है, ठीक है। यूएनडीपी का क्राइटेरिया जो है वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से कितना डिफरेंट है, ठीक है, हमने वो बताना है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि यूएनडीपी ने अलग अलग कंट्रीज को, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर बनाई जाती है और उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है? पर कैपिटा इनकम तो यूज करते हैं, साथ ही अलग अलग क्राइटेरिया और भी लेकर चलते हैं। लाइक वहाँ के लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, वहाँ के लोगों मींस जो कंट्री हम लेकर चल रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, हर कंट्री के अंदर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है, वहाँ के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया भी यूएनडीपी ने लिए थे अलोंग विद इनकम क्राइटेरिया, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम कंपेयर करेंगे यूएनडीपी के क्राइटेरिया को वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से, ठीक है। द क्राइटेरिया यूज्ड बाय, क्योंकि किसी भी कंट्री को या किसी भी चीज को आप 2-3 चीजों को आप लेकर चल रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो कुछ क्राइटेरिया तो लेकर चलोगे ना, कुछ बेस तो लेकर चलोगे जिस बेस पे आप अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हो। तो सेम वे से ये यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक ने भी जब अलग अलग कंट्रीज को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में डालने के लिए कंपेयर किया तो इन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया आपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, जिसमें आपने ये देखा था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करता है। अब हम यूएनडीपी के क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूज किए जाने वाले क्राइटेरिया से यूएनडीपी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि यूएनडीपी जो अलग अलग कंट्रीज है उनको कंपेयर कर रहा है बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल। वहां के लोगों का एजुकेशनल लेवल कैसा है, उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी कि इनकम के साथ साथ अलोंग विद इनकम क्राइटेरिया अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी कंट्रीज को कंपेयर किया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें, ठीक है। समझ में आया आपको यूएनडीपी का क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से कैसे डिफरेंट है? इतना भी आपको क्लियर हो गया।
कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री डेवलप्ड में आ जाएगी और जिसकी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कम होगी वो अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन यूएनडीपी के द्वारा जो अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है वो ना सिर्फ इनकम पर कैपिटा इनकम लेकर चलता है, साथ ही ये भी देखता है कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा हो, साथ ही वहां के लोगों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं जिन्हें हम पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं, ये चीज भी कंसीडर कर रहा है कि वहां के लोगों की को हेल्थ फैसिलिटीज कैसी दी जा रही हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन वहां के लोगों को दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ठीक है, और साथ ही उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को भी कंसीडर किया जा रहा है अलोंग विद इनकम क्राइटेरिया, ठीक है। तो यानी कि हमने यूएनडीपी का क्राइटेरिया देख लिया, अब हमने दोनों को कंपेयर करना है। यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है दिस इज इन कंट्रास्ट विद द मेथड यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वो एक दूसरे के अगेंस्ट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ इनकम क्राइटेरिया ले रहा है, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में यही तो डिस्कस किया कि अलग अलग कंट्रीज को, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज का जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ही आएंगे, ठीक है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। इस टॉपिक के अंदर आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का भी टॉपिक इंक्लूड होता है, साथ ही जो पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो भी इसी टॉपिक में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपने ये 3-4 टॉपिक जो है ये बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकम क्राइटेरिया लिया जा रहा है, यूएनडीपी के द्वारा इनकम एंड अदर दोनों क्राइटेरिया लिए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यूएनडीपी के द्वारा जो क्राइटेरिया लिया जा रहा है वो क्या है, अगेंस्ट है, कॉन्ट्रास्ट में है विद द मेथड यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, बिकॉज द वर्ल्ड बैंक ओनली कैलकुलेट्स द पर कैपिटा इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेकर चल रहा है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, लेकिन दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट अ यूजफुल मेजर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनकम ज्यादा होने से कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं मानी जाती। इनकम के अलावा वहां के लोगों को किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, वहां के लोगों के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ये चीजें भी मैटर करती हैं किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया एंड यूएनडीपी का क्राइटेरिया क्या कहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी यूज एवरेज। हम एवरेज इनकम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने देखा था कि टोटल इनकम हम नहीं लेकर चल रहे, हम एवरेज इनकम और वीकेंड से पर कैपिटा इनकम लेकर चल रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से अगर हम टोटल इनकम लेकर चलेंगे तो टोटल इनकम से तो हमें सही से पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कौन सी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसी कंट्री की जो डेवलपमेंट होगी वो ज्यादा होगी। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट के लिए सिर्फ टोटल इनकम लेकर चलें, एवरेज इनकम लेकर ना चलें, तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो ये तो गलत है, हमें क्या लेकर चलना होता है, एवरेज इनकम। एवरेज से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उस कंट्री के हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम अर्न की जा रही है, ठीक है। ये यूजफुल मेजर है, क्योंकि हर पर्सन के द्वारा जितनी इनकम अर्न की जा रही है इसके बारे में हमें पता चलेगा, तो इससे हमें वहां के लोगों को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं और वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इस चीज के बारे में आइडिया मिलेगा, जिससे हम कंसीडर कर पाएंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है। तो हम एवरेज यूज क्यों करते हैं, देन आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज, कि क्या एवरेज को यूज करने से कोई लिमिटेशंस होती हैं। इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब हमने इसको एग्जांपल से बताना है, आंसर डिस्कस करते हैं। डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने लग जाएं तो क्या होगा, जिस कंट्री की मोर पॉपुलेशन होगी वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी, ठीक है, यही होगा ना। लेकिन ये तो यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, ये तो यूजफुल मेजर नहीं है ना कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। हमें क्या करना होता है
एवरेज, इसीलिए हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं. सो कैलकुलेटिंग द एवरेज helps in getting estimated answer which can be used to compare different things at different levels. ठीक है, समझ में आया आपको? पॉपुलेशन की अगर हम टोटल इनकम लेकर चलेंगे कि जिस कंट्री की टोटल इनकम ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है, तो ऐसा हो जाएगा कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी, टोटल इनकम ज्यादा, और वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो कंट्री डेवलप्ड हो. ठीक है, तो वो कोई यूजफुल मेजर नहीं है. इसीलिए हम टोटल इनकम की बजाय एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, एवरेज इनकम मींस पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, हमने जो क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर, उसमें हमने डिटेल में समझा था कि एवरेज इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. कंट्री की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे पर पर्सन की इनकम पता चलती है, पर कैपिटा इनकम पता चलती है. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम से हमें आइडिया मिल जाता है कि वहां के हर पर्सन की कितनी इनकम है, हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. ठीक है, तो इससे हमें उस कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में आइडिया मिलता है, इसीलिए हम एवरेज यूज करते हैं. ठीक है, अब बात आती है, वो ये पूछ रहा है कि क्या कोई लिमिटेशंस हैं एवरेज को यूज करने की. There are limitations of calculating average because we can't know the difference in the income of the people and the unfair distribution of income in a country or state. क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आपको याद है जब हमने पढ़ा था कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसीडर किया जाता है. देखो, हमने स्टार्टिंग में डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर जब किया था, डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन जब स्टार्ट किया तो हमने स्टार्टिंग में जो मेजर यूज किया दैट इज टोटल इनकम. फिर हमने कहा कि टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा तो इनकम ज्यादा ही कंसीडर होगी ऑब्वियसली. सेकंड जो हमने क्राइटेरिया लेकर चले हम, देन हमने कहा टोटल इनकम सही नहीं है, हमें एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम यूज करनी चाहिए. देन हमने एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करी अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, फिर हमने कहा कि एवरेज इनकम तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज की एवरेज इनकम कैलकुलेट करने से हमें ये तो पता चल रहा है कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है हम उसको डेवलप्ड मान रहे हैं, और जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है हम उसको अंडर डेवलप्ड मान रहे हैं. लेकिन क्या ये यूजफुल मेजर है? ये भी यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि एवरेज जो होता है ना वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता है. एवरेज इनकम जो है किसी कंट्री की वो क्या करती है? हाइड डिस्पैरिटीज. उस कंट्री के लोगों के बीच में इनकम का कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज को हाइड कर दिया जाता है एवरेज से. ठीक है, डिस्पैरिटीज का मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जब हम इस टॉपिक को चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे थे, हमने एग्जांपल लिया था कि दो कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम इक्वल है. दोनों की एवरेज इनकम इक्वल है तो हम किसको डेवलप्ड और किसको अंडर डेवलप्ड मानेंगे? हम कहेंगे कि दोनों ही डेवलप्ड मानी जाएंगी, दोनों की एवरेज इनकम इक्वल है. लेकिन ऐसा नहीं है. जिस कंट्री के अंदर एवरेज इनकम तो दोनों की इक्वल है, लेकिन फिर हमने देखा कि उस कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. एक कंट्री ए थी और एक बी. ए कंट्री के अंदर क्या था कि सभी लोगों की एवरेज इनकम इक्वल थी, जो पर कैपिटा इनकम होती है, यानी कि हर पर्सन, सपोज हमने 5 पर्सन लेकर चले एक कंट्री के अंदर और पांचों की इनकम जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल ही थी. ठीक है, माइनर सा डिफरेंस था, वैसे ऑलमोस्ट इक्वल थी पांचों पर्सन की इनकम. लेकिन हमने जो बी कंट्री देखी, अब जो पांचों फैमिलीज की या पांचों पर्सन की इनकम उस कंट्री के अंदर इक्वल थी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए कंट्री के अंदर ना तो कोई बहुत ही एक्सट्रीमली रिच है और ना ही कोई एक्सट्रीमली पुअर है, वहां पर सभी लोग इक्वल हैं. जब हमने बी कंट्री ली, बी कंट्री के अंदर जब हमने इनकम कैलकुलेट करी तो हमने देखा कि 4 पर्सन तो हैं, उनकी इनकम बहुत ही कम है, और एक पर्सन ऐसा था जिसकी इनकम एक्सट्रीमली हाई थी. ठीक है, वो पर्सन एक्सट्रीमली रिच था, और जो अदर 4 पर्सन थे वो एक्सट्रीमली पुअर थे.
तो क्या बी इनकम जो बी कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी? नहीं, बी कंट्री अंडर डेवलप्ड मानी जाएगी। भले ही उसकी एवरेज इनकम ए के इक्वल है, पर कैपिटा इनकम भले ही दोनों की इक्वल है, लेकिन फिर भी बी कंट्री अंडर डेवलप्ड होगी, क्योंकि बी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज इनकम भी कोई यूजफुल मेजर नहीं है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी कंसीडर करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, हम थर्ड जो क्राइटेरिया लेकर चलते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? किसी कंट्री की एवरेज इनकम तो ज्यादा हो जाएगी, वो कंट्री हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड भी मान ली जाएगी, लेकिन उस कंट्री के अंदर अगर ऐसा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रिच होंगे और कुछ बहुत ही ज्यादा पुअर होंगे, तो उस कंट्री की तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती ना, तो वो कंट्री डेवलप्ड नहीं मानी जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज इनकम भी कोई यूजफुल मेजर नहीं होता, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसीडर करना होता है, क्योंकि एवरेज इनकम की लिमिटेशंस यही होती है कि एवरेज इनकम कैलकुलेट करने से उस कंट्री के अंदर जो इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो उस कंट्री के अंदर डिस्पैरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं, वो हाइड हो जाती हैं एवरेज इनकम से। ठीक है, एवरेज इनकम कैलकुलेट करके वो सारे डिस्पैरिटीज को छुपा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि इसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो यानी कि ये कंट्री डेवलप्ड है, तो डिस्पैरिटीज तो हमने हाइड कर दी ना, तो उन डिस्पैरिटीज को भी कंसीडर करके चलना होता है। ठीक है, यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसीडर करके चलना होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपको लिमिटेशन समझ में आई कि क्या लिमिटेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज को एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपेयर करने की। ठीक है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, अब हमने एक एग्जांपल देना है रिलेटेड टू डेवलपमेंट। मतलब हमें एक एग्जांपल देना है जिसके अंदर हमें एवरेज इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करना है और उसकी लिमिटेशन बतानी है। देखो, फॉर एग्जांपल इफ वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ टू कंट्रीज, दो कंट्रीज हैं ए एंड बी, दोनों की हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के अंदर 5 पीपल हैं। ठीक है, ए कंट्री के अंदर भी 5 लोग हैं और बी कंट्री के अंदर भी 5 लोग हैं, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मानकर चल रहे हैं। ठीक है, द सैलरी ऑफ 5 पीपल इन ए कंट्री के अंदर पांचों लोगों की जो सैलरी है वो कितनी है? 23,000, 22,000, 23,500, 28,000 एंड 25,000। ठीक है, पांचों लोगों की ये अलग अलग सैलरी है। अब हमने क्या किया, इन पांचों लोगों की एवरेज इनकम कैलकुलेट करी, यानी कि ए कंट्री की एवरेज इनकम जब हमने कैलकुलेट करी, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री ए। ठीक है, ए कंट्री की हमने एवरेज इनकम कैलकुलेट करी, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज इनकम? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल इनकम कितनी हो गई? जब हमने पांचों लोगों की सैलरी को ऐड किया तो टोटल इनकम हो गई हमारी 1,21,500। हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया, 5 से हमने इनको डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन एक कंट्री के अंदर कितनी है, कितनी मानकर चली हमने? 5 लोग हैं। ठीक है, 5 पर्सन है। देन ए कंट्री की जो एवरेज इनकम निकली दैट इज 24,300। जब हमने 1,21,500 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? हमारी कितनी एवरेज इनकम है? 24,300 रुपए। ठीक है, ये हमने ए कंट्री की एवरेज इनकम कैलकुलेट कर ली। अब हम बी कंट्री की भी एवरेज इनकम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री बी। ठीक है, सेम वे से हमने कैलकुलेट करे, कितनी आई? देखो, बी कंट्री के अंदर भी हम मानकर चल रहे हैं कि 5 लोग हैं, पांचों की हमें सैलरी गिवन है 1,50,000, 22,000, 50,000, 4,000 एंड 2,500 रुपए। ये हमने क्या करी? ऐड कर दी, टोटल इनकम ऐड कर दी, तो कितना आया? 2,28,500। इसको हमने, बी कंट्री के अंदर भी 5 लोग हैं ना, टोटल पॉपुलेशन 5 लोगों की है, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब कितना आया? देखो, बी कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है? 45,700। ठीक है, ए कंट्री की एवरेज इनकम देखी, बी कंट्री की हमने एवरेज इनकम देखी।
अब दोनों की एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम को जब हमने कंपेयर किया तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री डेवलप्ड है? जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है 45,700 यानी कि बी कंट्री। बी कंट्री जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड है। दिस प्रूव्स दैट एवरेज इनकम ऑफ कंट्री बी इज हायर देन दैट ऑफ कंट्री ए। ठीक है, आपने खुद से ही देखा कि एवरेज इनकम ए कंट्री की कम है और बी कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा है, एंड येट देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री बी। लेकिन आप ये देखो कि बी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब हमने ए कंट्री और बी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करके ये तो कंसीडर कर लिया कि बी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो बी कंट्री जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है, एज कंपेयर टू ए। लेकिन क्या आपने पर कैपिटा इनकम तो देख ली, लेकिन क्या आपने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया कि दोनों कंट्रीज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? देखो, ए कंट्री में सभी लोगों की ऑलमोस्ट इक्वल ही इनकम है, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है पांचों लोगों की इनकम, यानी कि कोई भी पर्सन एक्सट्रीमली रिच या कोई पर्सन एक्सट्रीमली पुअर नहीं है ए कंट्री में। दूसरी तरफ अगर हम बी कंट्री को देखें तो बी कंट्री के अंदर क्या है, देखो, एक पर्सन की इनकम है 1,50,000, दूसरे की 22,000, तीसरे की फिर 50,000, देन फोर्थ जो पर्सन है उसकी इनकम है 4,000, सिर्फ 4,000। एक की तो इनकम है 1,50,000, दूसरे की इनकम है सिर्फ 4,000 और तीसरे की सिर्फ 2,500 रुपए। तो यानी कि इनकम का कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बी कंट्री के अंदर एक पर्सन तो एक्सट्रीमली रिच है और कुछ पर्सन जो 2,500 रुपए वाला 2,500 की इनकम वाला पर्सन है वो एक्सट्रीमली पुअर है, ठीक है। तो यानी कि बी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइक्वल है। भले ही उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बी कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। लेकिन क्या ये यूजफुल मेजर है? आपने खुद से ही देखा, हमने जो एग्जांपल लिया उससे आपको ये पता चला कि कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने से वो कंट्री डेवलप्ड नहीं होती, उसके अंदर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना जरूरी है। तो बी कंट्री भले ही डेवलप्ड थी लेकिन इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से बी कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री नहीं मानेंगे, ठीक है। एंड येट देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री बी, ठीक है। लेकिन ए कंट्री के अंदर इनकम जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर लोगों के बीच में इनकम का, ठीक है। तो यानी कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ए कंट्री जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि वहां पर भले ही पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल है ना, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ आया? हमने एवरेज को डिस्कस किया कि हम एवरेज क्यों यूज करते हैं, टोटल इनकम के बेसिस पे क्यों नहीं करते। देन हमने एवरेज को यूज करने की लिमिटेशंस देखी कि डिस्पैरिटीज हाइड हो जाती हैं। देन हमने एग्जांपल से समझा कि भले ही पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो लेकिन फिर भी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है लेकिन फिर भी इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंसीडर की गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम। हमने लास्ट क्लास में टेबल 1.3 में क्या देखा था कि हरियाणा, केरल और बिहार को हमने तीनों स्टेट्स को कंपेयर किया। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा थी, केरल की क्या थी, कम थी, और बिहार की सबसे कम थी, ठीक है। तो केरल की भले ही हरियाणा के कंपैरिजन में लोअर पर कैपिटा इनकम थी लेकिन जब हम दूसरी तरफ हमने 1.4 टेबल लिया, टेबल 1.4 में आपने क्या देखा कि उन्हीं तीनों स्टेट्स को जिनको हमने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया था, अब हमने उन्हीं तीनों स्टेट्स को अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर किया, जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज कैसी हैं, यानी कि लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन चीजों के बेसिस पे जब हमने अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्हीं स्टेट्स को कंपेयर किया तो हमने ये पाया कि जो केरल जिसकी पर कैपिटा इनकम कम थी वो अदर क्राइटेरिया के बेसिस में मतलब उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है और वहां पर लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है एज कंपेयर टू हरियाणा। तो हमने ये देखा कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी लेकिन अदर क्राइटेरिया में हरियाणा केरल से पीछे है, ठीक है। तो ये हमने टेबल डिस्कस कर लिया कि हमने ये देखा था कि केरल की लो पर कैपिटा इनकम थी बट फिर भी वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में जो केरल था वो हरियाणा से बेटर था, ठीक है। Hence, per capita income is not a useful criteria at all and should not be used to compare state. क्या आप इस बात से एग्री हो? आपने इस चीज को डिस्कस करना है। देखो, हमने अब तक जो जितने भी टॉपिक पढ़े हमें ये समझ आ गया
कि सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जो है वो यूजफुल मेजर नहीं होता। वो आपसे यही पूछ रहा है कि आप जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, उसमें हमने जब लाइव हमने एग्जांपल भी लिया, टेबल 1.3 और 1.4 आपको यही रिप्रेजेंट कर रही थी। देखो हम टेबल भी देख लेते हैं, इससे आपको सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा जो टॉपिक आपने चैप्टर में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि जब हमने इन तीनों स्टेट्स को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया तो हमने देखा कि हरियाणा जो है वो ज्यादा डेवलप्ड था एज कंपेयर टू केरल। केरल की पर कैपिटा इनकम कम थी एज कंपेयर टू हरियाणा, तो हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमने केरल को अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे हरियाणा से कंपेयर किया तो केरल की ज्यादा अच्छी रैंकिंग थी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने यही चीज कंक्लूड करा, इसी चीज को हमने कंक्लूड करा कि जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, सिर्फ वो ही सफिशिएंट नहीं होती कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। पर कैपिटा इनकम के अलावा जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको भी हमें कंसीडर करना होता है। हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल। ठीक है, हमें इस बात का समझ आ गया कि पर कैपिटा इनकम क्यों यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो जो कंट्री डेवलप्ड निकली वो अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर किया तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड निकली। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम एक यूजफुल क्राइटेरिया तो नहीं है ना। ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्या आप इस बात से एग्री हो? हाँ, ऑब्वियसली हम एग्री हैं। हमने खुद ही देखा एग्जाम्पल में कि अलग अलग स्टेट्स में हरियाणा पर कैपिटा इनकम में आगे था लेकिन अदर क्राइटेरिया में हरियाणा पीछे था। ठीक है, तो हम इस बात से एग्री करते हैं। केरल विद आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमें ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम आंसर पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। देखो, केरल विद लोअर पर कैपिटा इनकम, केरल की पर कैपिटा इनकम हरियाणा के कंपैरिजन में कम थी ना, यानी कि केरल के हर पर्सन के द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है वो कम है एज कंपेयर टू इनकम अर्नड बाय ईच पर्सन इन हरियाणा। ठीक है, केरल विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा। भले ही उसकी पर कैपिटा इनकम कम थी लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में केरल हरियाणा से आगे था। हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर स्टेट्स। अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए इसीलिए पर कैपिटा इनकम यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों कि अलग अलग कंट्रीज को हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो किसी कंट्री की इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा होने से क्या अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी वो कंट्री अच्छा ही परफॉर्म करेगी? इस बात की श्योरिटी तो हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमारी पॉकेट में जो मनी है उससे हम वही फैसिलिटीज तो अवेल कर पाएंगे ना जो उस कंट्री में अवेलेबल हैं। अगर उस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में आप रहते हो या जिस स्टेट में आप रहते हो, उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यानी कि हर पर्सन की इनकम ज्यादा है, लेकिन हमने देखा कि वहां पर लिटरेसी रेट कम है, यानी कि वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो बाकी सारी फैसिलिटीज में भी वो स्टेट आगे है, क्योंकि पॉकेट की जो मनी है वो वही फैसिलिटीज ही हम उससे परचेज कर पाएंगे ना जो उस कंट्री में अवेलेबल हैं, जो उस स्टेट में अवेलेबल हैं। अगर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास भले ही जितनी भी इनकम हो, हम एजुकेशन तो अच्छी क्वालिटी की अवेल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको क्या समझ आया कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि कोई कंट्री की इनकम ज्यादा है तो वो अदर सारी चीजों में भी अदर स्टेट्स से आगे है। ठीक है, किसी स्टेट की इनकम ज्यादा है तो अदर स्टेट से वो अदर क्राइटेरिया में भी आगे है, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमने यही कंक्लूड किया कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स। दिस इज ट्रू बिकॉज द लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये केरला में बेटर थी। भले ही केरला की पर कैपिटा इनकम कम थी लेकिन ये सारी फैसिलिटीज तो वहां पर बेटर थी ना, पब्लिक फैसिलिटीज, इन कंपैरिजन टू हरियाणा। हरियाणा के कंपैरिजन में आपने देखा था कि केरल में सारी की सारी फैसिलिटीज अच्छी थी, जिसकी वजह से केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम था और लिटरेसी रेट भी हाई था और वहां के लोगों का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा था। ठीक है, द पर कैपिटा इनकम इज ओनली कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज इनकम of the state irrespective of any other factor।
पर कैपिटा इनकम में सिर्फ और सिर्फ हम वहां के लोगों की एवरेज इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, अदर फैक्टर को तो कंसीडर ही नहीं करते। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एवरेज इनकम हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे किसी स्टेट को डेवलप्ड तो बोल रहे हैं, लेकिन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वहां के जो अदर फैक्टर हैं वो कैसे हैं, यानी कि वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। इन चीज़ों को तो हम कंपेयर ही नहीं करते, इन सभी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं जब हम एवरेज इनकम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस बात से हम टोटली एग्री हैं कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर, समझ में आ गया, डिटेल में आपको टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो, बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आज हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए, इन सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में पढ़ा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर की, जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अब तक के सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सारा का सारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, देन हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू बच्चों।